हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं इस अपनी इज़राइल ट्रिप को लेके बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि अगर आप इज़राइल जाना चाहते हैं या इज़राइल वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप इज़राइल जाएंगे या वहाँ पे विद इन द सिटी या शहरों के बीच में ट्रैवल करेंगे। तो ये वीडियो उसके बारे में है मेनली। और क्योंकि मैं इज़राइल जा चुका हूँ हाल ही में, मार्च में गया था मैं, 12 मार्च को। तो मुझे क्या क्या परेशानियाँ आई, मैं कैसे ट्रैवल किया, फिर बाद में मैंने कैसे उस सारी प्रॉब्लम फेस की और फिर सॉल्व की। तो ये वीडियो उनके बारे में है जो जाना चाहते हैं। और मैंने कुछ जाने से पहले कुछ ऐसी वीडियोस देख ली थी वीलॉगर्स की, सो कॉल्ड वीलॉगर्स, जो अपने आप को वीडियो के व्यू पाने के लिए कुछ भी आई मीन लिख देते हैं या सॉरी वीडियो में बता देते हैं। जैसे कि एक वीलॉगर को मैंने देखा जिसने बोला है कि उसका इंटरव्यू 1-1.5 घंटे का एजेंट्स ने लिया, जहाँ पे उससे बहुत पूछताछ की गई कि मतलब आप कहाँ जाने वाले हो, ये वो पूरा फिल्मी सीन बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास मोसाद के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक व्लॉगर को पकड़ के या उनकी सीक्रेट एजेंसी एक व्लॉगर को पकड़ के उसके बारे में कुछ जानना चाहें, या ऐसा कुछ नहीं। उनके पास पहले से ही अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें होती हैं। तो बाकी एक यूज़र ने एक उसने व्लॉगर ने बताया कि ये बहुत महंगा है, ऐसा है। तल अवीव महंगी सिटी में आता है, मैं भी मानता हूँ, वर्ल्ड की टॉप आई मीन कॉस्टलीस्ट सिटीज़ हैं। लेकिन वहाँ पर जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी नहीं है। बल्कि स्पेशली आप फ्रूट्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप फ्रूट्स के रेट और वो क्वालिटी देखेंगे तो इंडिया से बहुत बेहतर और इंडिया के ही तकरीबन रेट्स पे है। तो ये कुछ मिसकॉन्सेप्शन, कुछ भ्रांतियाँ हैं फालतू में फैलाई गई सेंसेशन क्रिएट करने के लिए। तो मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो का कि आपको वीज़ा प्रोसेस अप्लाई किया, फिर आपका वीज़ा आया, फिर आप प्लानिंग करते हो तो जैसे फिर आप जाते हो इसराइल में और आप वहाँ नेविगेट मतलब घूमते हो शहरों के बीच में, खाना पीना, रहना, ये सब चीज़ें, और फ्लाइट, और वहाँ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था वहाँ के लोगों के बारे में और वहाँ की जगहों के बारे में। तो ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आगे आगे पहला मेरा टॉपिक होगा बात करने का कि वीज़ा अप्लाई करना, फ़ीस, टाइमिंग कि कितने दिनों बाद आपको मिलेगा, और क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी आपको वीज़ा लेने में, आपको कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं अपनी वीज़ा फॉर्म एप्लीकेशन के साथ। सो आपको वीज़ा के लिए क्या करना है। आपको वीज़ा के लिए इसराइल वालों ने इंडिया में एक अपनी क्या कहते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी लगा लो, या उनका सरकारी विभाग होगा कोई, उनका कोई एक डिपार्टमेंट है, आईबीपी सेंटर्स। ये आई थिंक 4-5 इंडिया के महानगरों में है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता शायद। तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है और आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म लिंक को भरना है पहले तो, और फिर आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल उनमें डॉक्यूमेंट आते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट्स। आप अगर जैसे मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो वहाँ का लेटर, जो बिज़नेस ट्रैवलिंग लेटर होता है कि या लीव ट्रैवलिंग लेटर होता है, कि उसमें आपको कंफर्म किया जाता है कि आप इसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपको लीव्स ग्रांट कर दी गई हैं घूमने के लिए। और आपके जो जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस, और आपकी डमी टिकट, एयर टिकट, क्योंकि मैंने पर्सनली डमी टिकट यूज़ की थी, और आपकी होटल रिजर्वेशन डिटेल्स, जिसमें जो कि मैंने agoda.com से बुक किए थे। और आप उनको कैंसिलेशन, आप मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ ये रहेगी आपके लिए कि आप वो कीजिए, उसको बुक कीजिए, और फिर बाद में अगर आपको थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में चेंज करना हो तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसमें अगोड़ा काफ़ी अच्छा है, जो कि आपको अच्छे रेट और ऑफ़र करता है। एक्सपीडिया और booking.com थोड़ी महंगी है, तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप booking.com पे रिव्यू देखिए और अगोड़ा से बुक कर लीजिए। आजकल वो काफ़ी अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं।
ये डॉक्यूमेंट्स हैं और 2-3 और हैं आपके पर्सनल, जिसमें आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट और ये सब कुछ। तो अभी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगा देने हैं अपनी फ़ाइल में, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, और पहुंच जाना है आईवीपी सेंटर दिल्ली में, वहाँ पे नेहरू प्लेस में सिचुएटेड है। तो आप वहाँ जाके आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करा देनी है। तो यहाँ पर 2 टाइप की वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हैं। एक है फास्ट ट्रैक वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, जिसमें मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो कि कम से कम दिन 2 दे रखे हैं उन्होंने, 2 दिन में आ जाएगा आपका। और एक दूसरा है नॉर्मल वीज़ा, जिसमें मिनिमम उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 दिन बोल रखा है। हालांकि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी 20-25 दिन के आसपास लग गया है। तो फास्ट ट्रैक वीज़ा में आपको डबल पे करना है, यानी 7,000 रुपये पे करने हैं आपको, और आपका फास्ट ट्रैक वीज़ा अप्लाई, मतलब उस एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाएगा। और सेकंड जो नॉर्मल है उसकी फ़ीस है 3500 रुपये। और उसका मिनिमम टाइम मैं बता चुका हूँ आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट पे 5 दिन लिखा है, पर वो कोई गारंटी नहीं है, वो मिनिमम है। मतलब इतना तो लगेगा ही लगेगा। तो मुझे 20-25 दिन लग गए थे। हालांकि मुझे उनका जवाब मुझे नहीं पता, ये उनकी तरफ से प्रॉब्लम थी, आईवीपी वालों की तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से होगी, ये एम्बेसी से ही होगा कुछ। उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया मेरी वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। हालांकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स काफ़ी सही थे, मतलब कोई भी ऐसा उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, और बैंक में बैलेंस भी ठीक था, तो कंपनी की तरफ से छुट्टी भी मिल चुकी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। बट स्टिल 20-25 दिन लग गए थे। तो आपको मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर सतर्क रहना है कि आप अपनी छुट्टियाँ कैसे प्लान करते हैं, आगे पीछे या कैसे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी डमी टिकट बुक कराइए और एडवांस बुकिंग कराइए agoda.com से। अगर आप नहीं जा पा रहे या कोई आपकी प्लान में चेंज होता है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। हालांकि मेरा केस हो सकता है कि एक्सेप्शन हो कि मुझे इतने दिनों में मिला है, बट मुझे यही कहूँगा आपसे, थोड़ा सा टाइम बफर रखिए अपने प्लान को बनाने के लिए। तो ये रही वीज़ा की बात। तो आपको मुझे वीज़ा मिल गया था 20-25 दिन बाद, और मैंने बाद में छुट्टी भी अप्लाई कर दी थी। अब मैं बात करूँगा कि जाना कैसे है। तो आपके पास अब टिकट है, छुट्टियाँ हैं, तो आप एयरपोर्ट जाएंगे, और आपको नॉर्मल इमिग्रेशन की प्रोसेस के थ्रू आपको दे दिया जाएगा परमिशन जाने के लिए। और इसमें भी कोई आपसे इजराइल का कोई रिप्रेजेंटेटिव, जो कि बताया गया था डिफरेंट व्लॉगर्स ने कि वहाँ पे पूछताछ करेगा ये वगैरह, कोई कुछ नहीं करेगा। आपको नॉर्मली जैसे आप अपना प्लेन लेते हैं वैसे ही लेना है। तो ये है टिकट में हमने कभी इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं देखा प्राइजेज़ में। आप चाहे 1-2 दिन पहले बुक कराओ या मतलब क्या कहते हैं 1 महीना पहले बुक कराओ, वही अमाउंट है, ज़्यादा चेंज नहीं रहता। 25,000 टैक्स हो के शायद 28,000 हो जाएगा, तो इतना नहीं है। हाँ, ऑन द डे कराओगे आप तो शायद आपको पैसे ज़्यादा देने पड़े, बट इतना प्राइजेज़ में चेंज नहीं आता इसराइल की फ़्लाइट के लिए। तो ये है। तो अब मैंने 12 मार्च को फ़्लाइट ली अपनी यहाँ से, और मैं बेन गुरियन एयरपोर्ट उतरा तल अवीव 12 मार्च को ही। और आपको वहाँ पर मैं 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। एक तो मैं पहली एक मेन बात कि वहाँ पर इंडियन करेंसी का कोई वैल्यू नहीं है। मुझे नहीं पता ये कोविड टाइम में है या रेगुलरली ऐसा होता है, बट इंडियन करेंसी को कोई नहीं पूछता वहाँ पे। आप एयरपोर्ट पे जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, मुझे नहीं पता, कहा जाता है कि आप पोस्ट ऑफिस में चेंज करा सकते हैं, बट पोस्ट ऑफिस कहाँ है, क्या है, नहीं करेंगे, कोविड टाइम है तो पता नहीं। तो ये बात मेरे साथ हुई। अच्छी बात ये थी कि मैं डॉलर और इजरायली शैकल, जो कि मुझे वसंत विहार में जो वहाँ पे काफ़ी एक ग्रुप है, क्योंकि वहाँ एम्बेसी हैं, तो ओबियसली वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि आपको करेंसी एक्सचेंज करके दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इजरायली 550 शैकल और $300 लेके गया। तो मैं एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ और मैं काउंटर पे जाता हूँ। पहले तो मेरा मेन काम ये था सिम लेने का। सिम बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये बात पहले कहूँगा, पहले सिम लेना अगर आपके पास टाइम हो। एयरपोर्ट से ना मिले तो भी मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि वो नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाली है, और आपको चाहिए ही चाहिए वो। विदाउट आप उसके
ट्रैवल इज़राइल में करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो बोर्ड जो डायरेक्शन होती हैं वो हिब्रू में होती हैं मेनली, और हिब्रू गूगल ट्रांसलेट पे भी इतना सपोर्ट नहीं किया जाता रियल टाइम, मतलब आपको स्कैन करके फिर उन कई प्रॉब्लम्स हैं उसमें। तो मैं आपसे पहले बात यही कहूँगा कि सिम कार्ड ज़रूरी है काफ़ी, आपको नेटवर्क चाहिए होगा, स्पेशली डेटा पैकेज। और एयरपोर्ट पे कभी करेंसी चेंज मत कराना, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे मैंने $100 चेंज कराना चाहे थे, तो उन्होंने वैसे तो मिलने चाहिए 324 शैकल, लेकिन उन्होंने कमीशन काट के मुझे 300 शैकल के लिए बोला। अच्छा हुआ मैंने वहाँ नहीं कराया। और जब मैंने वही चीज़ तल अवीव में किसी नॉर्मल दुकान, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं एक्सचेंज के लिए, दुकान से कराई, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 शैकल काटा कमीशन में, मुझे 324 रुपये मिल गए। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि एयरपोर्ट पे करेंसी चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो ये बात सिम की। और आपको जैसे ही आपको नेटवर्क मिले या फिर वाईफाई मिले, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है मूविट। ये उनकी ऑफिशियल ऐप है, इज़राइल वालों की ऑफिशियल ऐप है नेविगेट करने के लिए थ्रू सिटीज़, देयर सिटीज़, मतलब उनकी शहरों में। तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी लोकेशन फीड करते हैं और आपको जाना कहाँ है, तो एग्जैक्टली आपको ये बता देता है कि कितनी दूर आपको पैदल चलना है, कितनी देर में आपकी बस आने वाली है, लाइव ट्रैकिंग होती है बसों की, कौन सी बस नंबर आपको पकड़नी है, कहाँ से क्या चलना है, मैप, सब कुछ है मैप। तो कुछ लोग कहेंगे ये तो गूगल भी बता देता है और वो बाकी कोई ऐप भी बता देती है, लेकिन नहीं, उनकी ये ऑफिशियल ऐप है, उनका डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। मैंने पुरानी जर्नी में दुबई में रोम टू रिव्यू और गूगल यूज़ किया था, जिसने मैं 2 बार गलत जगह पे उतारा था, हालांकि उनकी एक्यूरेसी फिर भी 90% थी, बट उन्होंने मुझे गलत उतार दिया था। बट इस एप्लीकेशन ने मुझे एक बार भी गलत जगह पे नहीं उतारा, बल्कि मेरे पैसे बचाए और काफ़ी हेल्प की नेविगेट करने के लिए। और आपको एक और चीज़ करनी है, आपको तीसरी चीज़ ये है कि आपको जाके वहाँ पे कार्ड ख़रीदना है। वहाँ पे एक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक कार्ड मिलेगा। आप किसी भी उसको नॉर्मल ग्रोसरी की स्टोर पे जाके पूछ सकते हैं कि वो कार्ड है या नहीं। आपको वो अराउंड 50 शैकल का मिलेगा और उसमें पैसे मिलेंगे आपको 62 शैकल। तो आपको वो कार्ड बहुत हेल्प करने वाला है सिटी नेविगेट करने के लिए। मुझे पर्सनली पसंद है कि मैं पैदल चल के शहर को देखूं और कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी ट्रांसपोर्ट लूं। बट ये 3 चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। करेंसी एक्सचेंज सिटी में कराना, और वहाँ पर बहुत सारे आपको एजेंट मिल जाएंगे जो नो कमीशन चार्ज करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। सेकंड सिम, और थर्ड बस कार्ड, और फोर्थ मूविट एप्लीकेशन। ये आपके पास होंगी तो आप बहुत ही पैसे बचा पाएंगे और आपको बहुत कम प्रॉब्लम फेस करना हो पड़ेगी, स्पेशली इन इज़राइल। तो ये थी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। और अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ कहाँ घूमा और क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, और कहाँ मैं रुका, और कितना खर्चा है खाने पीने में और घूमने में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमा इज़राइल में और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं 3 शहर गया था, तल अवीव, जेरूसलम और मसाडा नेशनल पार्क। मसाडा मैं बस घूमने के लिए गया था, बाकी मैं 2 शहरों में रुका था, तल अवीव और जेरूसलम। सो तल अवीव में मैं इब्राहिम हॉस्टल में रुका था। मुझे पता था एयरबीएनबी में आप किसी घर में जाके रह सकते हो और उनका किचन भी यूज़ कर सकते हो, बट ये हॉस्टल का कॉन्सेप्ट मुझे इज़राइल में जाके ही पता चला कि वहाँ पर हॉस्टल होता है और आपको एक शेयर्ड किचन होता है, आप जाइए अपना सामान लीजिए और कुछ भी बनाइए। तो मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट पसंद आया कि इससे आपके काफ़ी पैसे बच जाते हैं। जैसा कि नॉर्मली आप होटल में रुकते हैं और वहाँ का खाना खाते हैं तो लंच और बाकी चीज़ें एक्स्ट्रा चार्ज की जाती हैं। तो बट ये नहीं हुआ मेरे साथ इज़राइल में। मुझे किचन मिला और मैंने खुद खाना बनाया, मैंने और मेरी वाइफ ने, और काफ़ी पैसे बचे हमारे। फिर ये मेरा टोटल ट्रिप 8 दिन का था। और मैं
4 दिन तल अवीव में, 3 दिन जेरूसलम में रुका। एक एक दिन आप लगा सकते हो कि ट्रैवलिंग में, आधा दिन वहाँ का, आधा दिन जाने में, आधा दिन आने में, तो 7 दिन टोटल। और हमारा खर्चा अराउंड आया 1,70,000 रुपये। तो हमने काफ़ी कुछ खाया वहाँ पे, वहाँ का जो नेटिव खाना है, वहाँ का खाना खाया। और मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी, ये सो कॉल्ड व्लॉगर ये बोल देते हैं कि बहुत महंगा है, ये वो है। आप वहाँ पर इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे 600-700 रुपये का आपको पिज़्ज़ा मिलेगा, लेकिन वो पिज़्ज़ा इतना बेहतरीन होता है, मतलब उसका कंटेंट और क्वालिटी देखेंगे आप तो आप नॉर्मली दो आदमी बिल्कुल खा पी के उसको, मतलब पेट भर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पेट आराम से भर सकता है आपका। और ये जो पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी गुस्सा आया बाद में जब मैंने उनका खाना, हमसे, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा या कुछ नहीं, हमसे क्वालिटी वाइज और कंटेंट वाइज बहुत रिच है मतलब खाने में। मैंने वहाँ पे इजरायली सैंडविच लिया था 35 शेकल का, जो कि 700-800 रुपये के अराउंड पड़ता है। बट उसको खाने के बाद मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगी। तो उनकी खाने की क्वालिटी, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको फ्रूट्स ज़बरदस्त क्वालिटी के मिलेंगे। मेडिटेरियन फ्रूट का साइज़ इंडिया के फ्रूट के साइज़ से लगभग तिगुना होता है। तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो। तो हमारे खाने में क्या काफ़ी पैसे बच गए, जो कि हॉस्टल था, वहाँ की शेयर्ड किचन थी। फिर हाँ हाँ, तो हमने तल अवीव में हम तल अवीव में मोस्टली पैदल ही घूमे थे, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना यूज़ नहीं किया। फिर बारी आई जेरूसलम की, हम जेरूसलम पहुँचे। तो जेरूसलम है, जैसा कि आप सबको मालूम है, काफ़ी एंशियंट पुराना शहर है, दुनिया का सबसे पुराना शहर में से एक। 3 धर्म के लोग वहाँ पे रहते हैं, और अलग अलग लोग, मतलब तीनों धर्मों के लोगों की अलग अलग जगहें हैं, एक ही जगह बल्कि। वेस्टर्न वॉल है वहाँ पे, फिर मुस्लिम लोगों की वहाँ मस्जिद है, और जीसस क्राइस्ट को भी वहीं दफनाया गया था। तो वो एरिया काफ़ी मतलब टूरिस्ट से भरा, और काफ़ी मतलब एक जेरूसलम का सबसे मोस्ट फेमस एरिया है। तो ये वहाँ पे मैंने विज़िट की। फिर किंग्स डेविड टॉम्ब, किड्रॉन वैली, माउंट ऑफ जियोन, अलग अलग जगह हैं वहाँ पे जो कि आप पैदल भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप बस भी ले सकते हैं अगर आपके पास वो बस का कार्ड है। और तो आप सीधा बस में चढ़िए, मूवी टैप डालिए कि मुझे कहाँ जाना है, आप पहुँच जाएंगे वहाँ। लोग, स्पेशली लोग, मैं ये कहना चाहूँगा, इसराइल के लोग, चाहे वो कुछ अरब लोग हों जो फ़िलिस्तीन से जेरूसलम में नौकरी कर रहे हों, या फिर तल अवीव में, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। मैं ये बात कहूँगा क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब एयरपोर्ट से उतरा था, ना ही तो मेरे पास सिम था, और ना ही मेरे पास कार्ड था बस का। तो मुझे एक लड़का लड़की मिले जिन्होंने हमें बोला कि आप आइए, आप हमारे गेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका बस का किराया देते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी लोगों की। और वहाँ पे अगर जैसे नॉर्मली इंडिया में टैक्सी वाले या कोई भी विदेशी को देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना चाहेंगे उससे। ये काम मैंने इजराइल में नहीं देखा, बल्कि वो खुश होते हैं कि आप इंडिया से या कहीं दूसरी कंट्री से आए हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। तो कभी पैसे को लेकर मैंने ये नहीं देखा कि मुझसे ज़्यादा पैसे लिए गए एज ए टूरिस्ट, या मुझे लैंग्वेज नहीं आती है बैरियर। इससे मैं ये बात कहूँगा कि लोग बहुत बेहतरीन थे। मुझे याद है हम एक जगह किड्रॉन वैली में घूम रहे थे, और मुझे एक फ़िलिस्तीनी ने हाय करके पूछा था, आप कहाँ से हैं? इंडिया से हैं, पानी चाहिए आपको, क्या चाहिए, रेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ आके। तो लोग काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के। और मतलब आप, और सेफ सिटी है मेनली, मतलब आप अगर तल अवीव या जेरूसलम में आप रात को भी घूमने निकल जाओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जेरूसलम में तो खासकर पुलिस वैसे ही काफ़ी मात्रा में तैनात है वहाँ पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा। मैं डेड सी देख के आया, मैं मसाडा नेशनल पार्क देख के आया। जेरूसलम में मैंने तकरीबन हर जगह देख ली। तल अवीव मुझे काफ़ी अच्छा शहर लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बीचेस हैं वहाँ पे काफ़ी देखने लायक, और वहाँ के पार्क्स काफ़ी बेहतरीन है। तो कुल मिला के मुझे बेहतरीन लगा, बेहतरीन देश लगा। खासकर आप जब वहाँ पे मसाडा नेशनल पार्क जाएंगे तो आपको खेत दिखेंगे, उन्होंने रेगिस्तान में खेत उगा रखे हैं, और काफ़ी अच्छे। और आपको ये बात देख लायक होगी कि उनके पास पानी इतना है नहीं,
लेकिन उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि सी से वो पानी को फ़िल्टर करते हैं और अपने थ्रू आउट द शहर पहुंचा देते हैं, और आपको पानी की किसी भी शहर में कमी नहीं मिलेगी। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं नीचे वीडियो के मेंशन करूँगा अपनी ईमेल आईडी। अगर आप इसराइल जा रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है जो मैं आंसर कर सकता हूँ, तो आप मुझे बेझिझक ईमेल डाल सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी नीचे डाल दूँगा। बाकी ये है कि व्लॉगर्स की इतनी बातें ना मानो। मैं यही कहूँगा आपसे, पहले आप थोड़ा देख लीजिए, जैसे नॉर्मली ट्रांसपोर्ट का देख लीजिए, इंटरनेट पे सर्च करके ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं किसी भी कंट्री की या किसी भी शहर की, वो ज़्यादा मदद करेंगी, ना कि व्लॉगर्स व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। मेरा मकसद इस वीडियो बनाने के लिए व्यूज़ या कुछ और, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे व्यूज़ मिले ना मिले, बट कोई भी अगर देखे तो उसको रियल इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये मेरा मोटिव है इस वीडियो को बनाने के लिए। और बस यही था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल ईमेल लिख सकते हैं। मैं खुश होऊंगा कि मैंने किसी की मदद की। सो दैट्स ऑल मेरी साइड से। थैंक यू।